Can Bijan tell what is the full form or full name of SA 315? Then identifying and assessing the risk of material misstatement by understanding the entity and its environment. By understanding the entity and its, Environment. and when they say environment, do they also mean internal controls? Apart from understanding everything and else, you also understand the internal control. So पहली बात तो स्टैंडर्ड का नाम नहीं भूलेंगे. Identify and assessing the risk of material misstatement. कैसे? By understanding the entity and its environment. Environment. Yes. ऐसे 315 में आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कुछ नहीं, यही ऑब्जेक्टिव है जो नाम में लिखा हुआ है कि आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है और उसको असेस करना है. और जब आप ये करोगे तो बोथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे करोगे और असर्शन लेवल पे करोगे. क्यों करना है आपको? ताकि आप ऐसे 330 में कौन सा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाना है वो आप लगा पाओ. अब आपको ये बहुत इजी लग रहा होगा. एम आई राइट? से मुझे खुश करने के लिए नहीं बोल रहे हो तुम लोग. नाउ यू सी द मीनिंग ऑफ मिस स्टेटमेंट. रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या है और आपने ये अभी पढ़ा है. द डिफरेंस बिटवीन amount, classification, presentation, and disclosure reported in the financial statement versus required as per AFRF. What is reported versus what is required by AFRF, the difference between that is your misstatement. यही चीज मैंने आपको ऊपर बताया था सबसे पहले. Yes. Required, reported, ये दोनों के बीच का जो गैप है, डिफरेंस, इसको आप बोलते हो मिसस्टेटमेंट. गुड, स्मार्ट पब्लिक है एकदम. उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं आपको कि डिफरेंस कहाँ कैसे होते हैं. अभी आपको ऑलरेडी मालूम है बट ठीक है, आप इतना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हो तो यू नो दैट, बट फिर भी लेट मी कवर दैट. जैसे किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को उठा करके पीएनएल में डाल देने या पीएनएल आइटम्स को उठा करके कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लेने का. शेड्यूल 3 में आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट दिया रहता है, वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं करने का. अकाउंटिंग पॉलिसी ही इनएप्रोप्रिएट सेलेक्ट कर लिए. कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, नहीं, सीधे कॉस्ट पे ही कर रहे हैं हम. ऐसा कैसा? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का कैलकुलेशन इनकरेक्टली किया है आपने. जो एफआरएफ में बोला था आपने फॉलो नहीं किया. जानबूझ के फेक एक्सपेंसेस बुक कर रहे हैं आप पीएनएल में. सॉरी, डेटर्स का वैल्यूएशन आपने गलत किया हुआ है. क्यों गलत किया हुआ है? क्योंकि आपको मालूम है एक कस्टमर है जो बैंकरप्ट हो गया है, पैसा मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपने प्रोविजन फॉर बेड डेट नहीं लिया हुआ है. जानबूझ के आप इन्वेंट्री को हिला रहे हैं, ओवर स्टेट या अंडर स्टेट कर रहे हैं ताकि आपका प्रॉफिटेबिलिटी हिल जाए. अभी ये इजी है, ठीक है. नाउ लेट्स कम टू गुड 4 मार्क्स क्वेश्चन. देखो, ये बच्चे गलत करते हैं और ये मैंने बहुत बार समझाया है कि गलत नहीं, मतलब बहुत बार समझाया, मतलब मैं नॉर्मली ऐसे समझाती रहती हूँ कि एक ना ऐसे 315 में टॉपिक है जिसको फाइनल में भी जाकर के बच्चे कंफ्यूज करते हैं. ऐसे 315 का क्या नाम है? आइडेंटिफाई एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट. आइडेंटिफाई कैसे करोगे? उसके लिए यू नीड प्रोसेस एंड उसके लिए यू नीड प्रोसीजर. ऐसे 315 में आपको बैक टू बैक ये 2 टॉपिक्स दिए होंगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस एंड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के 4 स्टेप है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के 3 टेक्निक्स हैं. कैन यू फाइंड आउट दिस इन योर मटेरियल? Yes, ma'am. एवरीबडी?
रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के प्रोसेस के मुझे 4 कीवर्ड्स बता सकते हो आप? पहला आपको क्या करना पड़ता है? आइडेंटिफाई। risk, Identify the risk. सेकेंड, यू हैव टू assess the risk, Assess assess. the identified risk. थर्ड, यू हैव टू Relate relate the the identified Identify to risk, what what can go wrong. go wrong at fourth, assertion. you have to Consider the Likelihood likelihood of misstatement. misstatements. आइडेंटिफाई, असेस, रिलेट एंड कंसिडर। ये 4 स्टेप है। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस आर स्टेप्स कि पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। प्रोसीजर एक्चुअल टेक्निक है। वेरिफिकेशन स्टेप है। प्रोसीजर आप कहां पर पढ़ के ऑडिट प्रोग्राम में पढ़ा था ना कि लिस्ट ऑफ वेरिफिकेशंस। सो वैसे ही आपको प्रोसीजर मतलब टेक्निक होता है बॉस। सो कैन यू नेम व्हाट आर द 3 टेक्निक्स गिवन टू यू? Inquiry of management. फर्स्ट, इंक्वायरी। दूसरा, Analytical procedure. Analytical procedures, थर्ड, Observation and inspection. inspection. will you make that mistake ever again in your life? The difference between risk assessment process and risk assessment procedure. Please read very carefully question में क्या पूछा है and उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। yes? आंसर बहुत इजी है इसका, सिर्फ पढ़ते नहीं है ठीक से, इसके लिए गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, सो उन्होंने क्या बोला कि अगर देखो गोल क्या है ऐसे 315 का कि आपको रिस्क आइडेंटिफाई करना है, रिस्क असेस करना है। कैसे करोगे? For the purpose of identifying and assessing the risk of material misstatement, the auditor shall identify risk throughout the audit. पहले तो आप आइडेंटिफाई करो। कब आइडेंटिफाई करोगे? क्या बोला है उन्होंने? अच्छा एक सेकेंड, डोंट से टुगेदर। विवेक, कैन यू प्लीज आंसर स्टेप 1 में क्या करना है आपको? यू हैव टू आइडेंटिफाई रिस्क व्हेन, हाउ विल यू डू दैट? थ्रू आउट। Vivek, are you here? Throughout the process of obtaining understanding the environment. Throughout the process of obtaining understanding of entity and its environment. सबसे पहला स्टेप बोलता है कि जब आप एक होता है ना, whenever you go for a client, go to a client place, आप पहले अंडरस्टैंड करते हो कि वहां पर क्या हो रहा है, किस तरह से बिजनेस ऑपरेशन होता है एंड एवरीथिंग। यू केएमपी से जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हो, कितने बिजनेस, कितने फंक्शन है, कितने प्रोडक्ट सेल करते हैं, कितने सर्विसेज है। ऑल ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग व्हेन यू आर गेटिंग, उस टाइम पे पहले आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि रिस्क कहां कहां पर हो सकता है। आइडेंटिफिकेशन, ढूंढने का काम करना है आपको। थ्रू आउट द प्रोसेस व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, अंदर भी पॉइंट लिख करके आना, सिर्फ आइडेंटिफाई रिस्क मत लिख करके आ जाना उस पर। ठीक है, कैसे कब आइडेंटिफाई करना है? थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी इट्स एनवायरमेंट। यस, इजी पॉइंट। Yes, sir. देन यू हैव टू असेस। असेस करने का मतलब होता है इवेल्युएट करने का। इवेल्युएट क्या करोगे आप? ये जो आइडेंटिफाइड रिस्क है ना, ये जो आइडेंटिफाइड रिस्क है, जो ढूंढ लिए आपने रिस्क, अब उसको इवेल्युएट करो। इवेल्युएट करके क्या करोगे रिद्धि? यू डोंट हैव इट? इट्स ओके। गीता, अनम्यूट प्लीज। ओके, माइक इज नॉट वर्किंग क्या? ओके। Evaluate whether they relate more previously to the financial statement as a whole and potentially affect many assertion. हाँ, सो आपको पॉसिबिलिटी देखनी है कि ये जो रिस्क हमने ढूंढा है, क्या ये रिलेट मोर टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ये रिस्क खतरे में लेकर के आ रहा है, या एंड पोटेंशियली मेनी असर्शंस को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेनी असर्शंस को साथ में वो इफेक्ट कर रहा है। आप रिलेट करो, क्योंकि देखो अगर आपको लगेगा कि ओ माय गॉड ये तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ है, तो आपके ऑडिट के एफर्ट्स बढ़ जाते हैं ना फिर उस केस में। यस, सो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कोई छोटी मोटी गलती हो सकती है इसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही भज्जर बनने वाला है। What do you say? Evaluate the risk whether it relate more pervasively to the financial statement and many assertion. Yes? Yes. Then you will relate. Relate कि इस particular misstatement की वजह से what can go wrong at Assessment level.
असर्शन लेवल, क्योंकि ऊपर आपने क्या देखा था? कैन यू प्लीज टेल मी पॉइंट 2 में आपने कौन सा लेवल पे देखा था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड मैनी असर्शन लेवल पे। सो अब आप देखो कि उस रिस्क की वजह से एक एक आइटम में असर्शन लेवल पे व्हाट कैन गो रॉन्ग, relate whether this risk relate from the risk point of view to what can go wrong at the assertion level। याद रहेगा ये 3 पॉइंट आपको? यस मैम। नाउ मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। रिमेंबर वो अकाउंटेंट से आप बात कर रहे थे और आप वो एकदम बोल रहा था कि 1 महीने पहले आया हुआ है और उसको कुछ आता नहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह। Yes, ma'am. दैट कॉन्वर्सेशन वॉज यू आइडेंटिफाइंग द रिस्क। ठीक है, फिर आप बैठ गए अपनी टीम के साथ में, आपने सारे चेले चपाटे आर्टिकल्स को बुलाया, फिर बोला यार ये तो अकाउंटेंट को कुछ आता नहीं है, ये वो दिस दैट ऐसे ये करके। ठीक है, तो आपको आपके दूसरे आर्टिकल्स ने सजेस्ट किया एक काम करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन दे देते हैं नेगेटिव ओपिनियन। इज दिस प्रोसेस करेक्ट? पूरा No, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत हो रहा है, ओपिनियन क्यों नहीं दे सकते डायरेक्टली? because एनालिसिस करना क्या पड़ेगा, रिस्क है वो सब अभी तक असेसमेंट Evidence, किया सॉलिड एविडेंस किया ऑब्टेन है। करना पड़ेगा। रिस्क गलती है इस बात का प्रमाण नहीं होता है। दिस इज नॉट अ प्रूफ कि एक्चुअली मिस स्टेटमेंट है। पहले जाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डे में देखो तो बाबा कि मिस स्टेटमेंट है या नहीं है। व्हाट इज द लाइकलीहुड ऑफ दैट मिस स्टेटमेंट, वो आइडेंटिफाई करो। हो सकता है कि वो अकाउंटेंट अभी आए 1 महीने पहले, लेकिन ऐसा थोड़ी है, कंपनी में कोई तो सीएफओ होगा ना, फाइनेंस डायरेक्टर होगा ना, हो सकता है उसको मालूम है। Yes. यस, अरे मटेरियलिटी से भी पहले आप ये देखो कि भाई वो मिस स्टेटमेंट है या नहीं। मटेरियल मिस स्टेटमेंट सेकेंडरी है, पहले आप ये देखो कि वो मिस स्टेटमेंट है या नहीं है। हो सकता है ना कि सीनियर्स बैठे हैं, उनको मालूम है कि क्या गलती करनी है नहीं करनी है। सीनियर्स सीनियर्स तो एजुकेटेड होंगे ना प्रॉपरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। सीएफओ को तो आता होगा ना, कम से कम कोई तो सीओ या सेमी क्वालिफाइड बैठा होगा वहां पर अकाउंट डिपार्टमेंट में, बैठा ही होगा। राइट, सो नॉट नेसेसरली रिस्क विल ऑलवेज कन्वर्ट इनटू मिस स्टेटमेंट। याद रखो, रिस्क अलग चीज होती है, मिस स्टेटमेंट अलग चीज होती है। Yes, ma'am. Are we logically understanding that you have to consider the likelihood of that misstatement converting into possibility of multiple misstatement? Yes, ठीक है, ma'am. पहली बात तो लाइकलीहुड ऑफ मिस स्टेटमेंट है, प्लस इंक्लूडिंग मल्टीपल मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। विल यू बी एबल टू, एंड वंस यू नो कि ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट में मल्टीपल एंड मटेरियल मिस स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं, देन उसके बाद में आपको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाने में आसानी होगी कि चलो बॉस, क्या बोलते हो? Are you able to logically understand this, guys? Yes, ma'am. ब्यूटिफुल। प्लीज एक बार याद कर लोगे क्या मेरे लिए, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आपको लिखते बनना चाहिए ये चारों पॉइंट, और एग्जैक्ट कीवर्ड्स के साथ में, मतलब कीवर्ड्स क्या, फुल सेंटेंस आना चाहिए आपको। Yes.
And चलो आगे जाएंगे गाइस। yes, ma'am. ये याद हो गया। अब आ जाओ टेक्निक्स पे। अब आपने असेस कर लिया, प्रोसेस 1 2 3 4 कर लिया। जब ये 1 2 3 4 कर रहे होगे तो करोगे कैसे रिस्क आइडेंटिफिकेशन? कुछ तो टेक्निक चाहिए ना। अपने ऑफिस में बैठ के रिस्क असेसमेंट प्रोसेस कर सकते हो क्या आप? पहले ये बताओ। No, no. कैन यू No. सिट इन योर ओसीए ऑफिस और जाके करोगे? नहीं, यू विल हैव No. टू गो टू द क्लाइंट प्लेस बाबा। उन लोगों से बात करो वहां पर जाकर के, तब कुछ आंसर मिलेंगे। ऑब्जर्व करो, कुछ चीजें इंस्पेक्ट करो, एनालाइज करो, तब तो आपको पता चलेगा कहां पर रिस्क है, क्या है उसका लाइक्लीहुड, क्या है मिस स्टेटमेंट का। यस, दिस इज अ रियल जॉब। ऑडिट इज नॉट अ थियोरिटिकल चीज की बैठ करके लिटरेचर या मूवी देख रहे हैं। आपको रियल में करना पड़ेगा। सो यू विल नीड टू गो टू द क्लाइंट प्लेस। सो ऑडिट प्रोसीजर्स, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या होते हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आर दोज ऑडिट प्रोसीजर्स which is performed to obtain understanding of the entity and its environment including its internal control. क्यों? To identify and assess the risk of material misstatement whether due to fraud or error at financial statement level or assertion level. Now from this first sentence मुझे बता दोगे क्या इसमें ऐसा कुछ भी नया पढ़ रहे हो क्या? No, same. फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन लेवल थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हो। मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर होता है, ये कॉज पहले पढ़ के आए हो। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में आप पढ़ के आए थे कि आपको आइडेंटिफाई एंड असेस करना पड़ता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। स्टैंडर्ड के नाम में लिखा हुआ है कि यू विल असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। So this is definition should be like fairly very easy for you to write in the answer. अगर एग्जाम में पूछेगा कि what are the components of risk assessment procedure, तो कृपया करके सीधे कंपोनेंट मत लिख करके आना। ICAI को अच्छा नहीं लगता है। ऑलवेज सेट द कंटेक्स्ट। वन लाइनर कंटेक्स्ट तो दे सकते हो ना कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है। सो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एक वो प्रोसीजर है जो ऑडिटर परफॉर्म्स टू अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग द इंटरनल कंट्रोल। क्यों? टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट वेदर कॉज्ड बाय फ्रॉड और एरर एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल। ब्रेक डाउन करके पढ़ते हैं ना, चीजें याद होती हैं ठीक से। डन। बट एक बात मेरे को बताओ, क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से आपको कोई एविडेंस मिलने वाला है जिसके बेसिस पर आप ओपिनियन लिख पाओगे? The answer is No. no. Right. The risk assessment procedure by themselves do not provide sufficient and appropriate audit evidence on which the base audit opinion can be based. Yes. Now let's talk about the components. Component में पहला होता है आप मैनेजमेंट एंड अदर लोगों से इंक्वायरी करेंगे, फिर आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाएंगे एंड आप कुछ चीजें ऑब्जर्व करेंगे, कुछ चीजें इंस्पेक्ट करेंगे रिस्क असेसमेंट के लिए। इसका एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन आता है, आई थिंक May 24 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है जिसका लैंग्वेज में बताती हूँ कैसा रहेगा, मतलब इंग्लिश में लिखा होगा वहां पर क्वेश्चन में, बट वो लैंग्वेज से मीनिंग क्या निकलेगा कि एज एन ऑडिटर रिस्क असेसमेंट करने के टाइम पे यू विल ऑब्वियसली इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट एंड TCWG, बट हु आर द अदर पीपल इन द एंटिटी विथ whom you will make the inquiry during the risk assessment procedure? सवाल समझा आपको क्या हुआ? कि इंक्वायरी रिस्क असेसमेंट करने के लिए मैनेजमेंट एंड TCW से तो ऑब्वियसली हम बात करेंगे, बट कौन से अदर लोग होंगे उस क्लाइंट प्लेस में जिससे आप बात करोगे? ये अदर्स पे फोकस करके एक 6 नंबर 5 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन इजीली आ सकता है। ये अदर लोग कौन है? डू यू ऑल हैव दिस टॉपिक इन योर बुक्स गाइस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक, मैं लू ना कंटेंट्स आगे, तुम लोग बोर नहीं हो रहे हो ना? No. क्या No, अपना ma'am. ये टॉपिक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अपन खत्म करते हैं, तब तक 1 बज जाएगा। ठीक है। एंड देन उसके बाद में सीधे फिर अपना स्पेशल रिस्क ऐसे 320 वगैरह आएगा, दैट विल पिक अप टुमारो। डन। चलो हम सबसे पहले पकड़ेंगे किसको? जो उनके लीगल डिपार्टमेंट के लोग होंगे, लीगल काउंसिल वगैरह को। ठीक है। क्यों पकड़ेंगे? लीगल काउंसिल से क्या बात करनी है अपने को? लीगल काउंसिल से पूछेंगे कि हे भगवान तुम मुझे ये बताओ कि क्या कंपनी के ऊपर कोई लिटिगेशन चल रहा है क्या? क्या कंपनी सारे लॉस के साथ में कंप्लायंस कर रही है कि कुछ नॉन कंप्लायंस के इश्यूज भी हैं यहाँ पर? लिटिगेशन, कोर्ट मैटर के बारे में, लिटिगेशन के बारे में, लॉ का कंप्लायंस के बारे में कौन अच्छे से बता पाएगा? लीगल डिपार्टमेंट वाले, उनको पकड़ो सबसे पहले। ठीक है। देन गो एंड टॉक टू द मार्केटिंग एंड सेल्स पीपल। मार्केटिंग वालों से क्या पूछोगे? तुम्हारे मार्केट स्ट्रैटेजीज बताओ, सेल्स का ट्रेंड कैसे जा रहा है पिछले कुछ सालों में, कैसे वो बताओ। कुछ इंपॉर्टेंट कस्टमर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किए हैं तो वो दिखाओ। डन। Yes. IT डिपार्टमेंट को पकड़ो और उनको पूछो कि तुमने सिस्टम में कोई चेंजेस किए हैं क्या? कुछ कंट्रोल फेलियर्स हुए हैं क्या सिस्टम में? रिमेंबर वो साइबर अटैक वाला एग्जांपल,
या उसके अलावा कोई कंट्रोल रिलेटेड रिस्क वगैरह है तो वो फाइंड आउट करो, सिस्टम से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद में पकड़ो रिस्क मैनेजमेंट कमिटी को। रिस्क मैनेजमेंट कमिटी क्या करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन पे बिजनेस रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क को आइडेंटिफाई करती है। जैसे याद है वो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, जैसे ही वो वॉर चालू होगा कंपनी का रिस्क मैनेजमेंट कमिटी हिल गया होगा कि ओ माय गॉड ट्रेड कैसे होगा इंटरनेशनली। यस, सो ये सारी कमिटीज क्यों बैठाई जाती है, क्योंकि वो ओवरऑल बिजनेस के गवर्नेंस को देखती है। सो रिस्क मैनेजमेंट कमिटी से बात करो, ऑपरेशनल एंड रेगुलेटरी रिस्क जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। सी, आप वहां पर उनका धंधा संभालने के लिए नहीं गए हो, बिजनेस संभालने के लिए नहीं गए हो, तो आर यू गोइंग टू कंसिडर कंसर्न अबाउट एनी रिस्क विच इज नॉट अफेक्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? No. नहीं, एज एन ऑडिटर आपका काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करने का, तो आप वही रिस्क देखना जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। यस, operational and regulatory risk which may affect the financial reporting. Next, उस कंपनी का इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होगा, अगर है उनको पकड़ो। डन। क्या पूछोगे उससे कि भाई तूने इंटरनल ऑडिट करने में क्या प्रोसीजर लगाई, तुझे इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव मिले क्या, और जो तूने मैनेजमेंट को फाइंडिंग्स निकाल के दी थी उसके प्रति मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सेस थे। व्हाट आर द 3 थिंग्स यू विल आस्क? इंटरनल ऑडिट के लिए क्या प्रोसीजर्स लगाए थे, इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव मिला या नहीं मिला तुमको, मैनेजमेंट के क्या रिस्पॉन्सेस थे व्हेन यू हैव शेयर्ड योर फाइंडिंग्स। अच्छा सुनो, इंटरनल ऑडिटर से जो आपको बात करनी है ना, इसके रिलेटेड आपके सिलेबस में एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड 610 610। ठीक है, वो पढ़ेंगे अच्छे से, 610 इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे एम्प्लॉइज से बात करना जो लोग कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस वगैरह में, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ताकि आपको क्या पता चले कि वो ट्रांजेक्शन कैसे प्रोसेस हुआ, ट्रांजेक्शन कैसे इनिशिएट हुआ है। साल में 3 बार एग्जाम होता है अभी आपका, तो जरूरी नहीं है जो चीज May 24 में आ गई वो आपके एग्जाम में नहीं आएगी। आईसीआई के पास इतना ही बुक है क्वेश्चन पूछने के लिए, और साल में 3 बार पेपर्स हो रहे हैं। एवरी पेपर में कम से कम 16 to 20 कंसेप्ट टेस्ट होते हैं इंक्लूडिंग एमसीक्यूज। द चांसेस ऑफ रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस विल बी हाई। ठीक है, तो प्लीज एक बार वापस इसको गो थ्रू करो। किससे क्या बात करेंगे वो अंदर का पॉइंट पढ़ो, मुझे मालूम है साइड हेडिंग आपको याद होगी, अंदर क्या है उसके अंदर। मैम, यस, इंक्वायरी में वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन का पॉइंट नहीं आएगा कि लाइक डेटर्स को पूछ लिया, क्रेडिटर्स को पूछ नहीं नहीं, देखो एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड देखो आप यहाँ पर, मैं हाईलाइट करती हूँ प्लीज एवरीवन। So the Banyan should. विद इन द एंटिटी, within the entity. ओके ओके अदर पीपल विद इन द एंटिटी को पूछना है इंक्वायरी यहाँ पर। डे 1 पे अपन कभी भी डेटर्स क्रेडिटर्स के पास नहीं जाएंगे ना, अपन रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, तो पहले अंदर से जितना इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो पहले वो निकालो। ओके। डन पब्लिक। अब हम करेंगे अपने बुद्धि का प्रयोग, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर करने के लिए प्लीज, नो मैटर वेदर यू लव एफएम, यू हेट एफएम, प्लीज बी गुड एट एफएम। आई एम टेलिंग दिस टू यू, द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु आर वेरी गुड विद देयर एनालिटिकल स्किल्स, उनका ना करियर ग्राफ बहुत सॉलिड आगे जाता है। और जो लोग सिर्फ ये करते रहते हैं ना कि अरे टीडीएस रिटर्न फाइल हुआ क्या, ये हुआ क्या, वो हुआ क्या, फिर वो ऐसा बोरिंग जॉब ही करते हैं। So if you ever aspire to go into investment banking ever in your life, or even the CA's job जहां पर डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होता है, सीईओज के साथ में काम करना, कंपनी के बोर्ड के सामने प्रेजेंट करना खुद को, ये सारे रोल्स कभी आप एस्पायर करते हो ना किसी भी बड़े सिटीज में जाके काम करने के लिए, प्लीज बी वेरी गुड विथ योर एफएम सब्जेक्ट बोथ इन इंटर एंड बोथ इन योर फाइनल सिलेबस, बिकॉज आपको उसी जगह पर एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है वो थोड़ा बहुत सिखाया जाता है, बाकी सारा सिलेबस पूरा लिटरेचर चल रहा है अपना। यस,
ओनली दैट सब्जेक्ट इज वेयर यू हैव टू एक्चुअली अप्लाई योर ब्रेन। एक सीए फाइनल में कॉस्टिंग था, वो हटा दिया, पता नहीं क्यों। कम से कम उसकी वजह से बच्चा चार चीजें सोचता तो था जीवन में कि कंपनी में कैसे कॉस्ट होता है, पता नहीं। लॉजिकल नहीं है, ठीक है सिलेबस कम हो गया, बट वो लॉजिकल नहीं है आपके सिलेबस से हटाना। आप समझ रहे हो ना, अकाउंटिंग में कहां आप लॉजिकली कुछ सोच रहे हो। इट इज अ गिवन सेट ऑफ रूल्स जिसके अगेंस्ट में आपको अकाउंटिंग देखनी है, तो कम से कम कॉस्टिंग एंड एफएम स्ट्रॉन्ग करके जाओ अपना। आर वी क्लियर? प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वर्कड इन द इंडस्ट्री, आफ्टर माई आर्टिकलशिप आई वॉज इन द इंडस्ट्री फॉर 10 years एंड आई नो कैसे लोगों को वैल्यू मिलती है बच्चों को वहां पर। ठीक है, सो व्हेन इट कम्स टू ऑडिट बी वेरी स्ट्रांग विथ योर एनालिटिकल स्किल्स। एनालिटिकल स्किल्स कैसे हेल्प करते हैं आपको? सो एनालिटिकल स्किल एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, इट हेल्प यू आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी दैट ऑडिटर वाज अनअवेयर ऑफ। जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हो ना, तो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा का मिक्स ढूंढने के, उनका रिलेशनशिप, रेशियो एनालिसिस करने की कोशिश करते हो, जो आपको सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के कभी नहीं पता चलता। सो व्हेन यू डू रिस्क असेसमेंट के लिए टाइम में आप फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा का आप लिंकेज देखते हो ना, तब आपको पता चलता है, ओ माय गॉड ऐसा भी दिख रहा है क्या। डेट, ये करंट रेशियोज, डेट इक्विटी रेशियोज, व्हेन यू डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, व्हेन यू कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तब आपको पता चलता है ओ एंटिटी की हालत तो खस्ता चल रही है। यस, it helps you identify the existence of unusual transactions or event and sometimes इस यहां पर आपको रिस्क ऑफ फ्रॉड भी पता चलता है, जो कि नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फेस को देख करके कभी नहीं पता चल सकता है कि इसमें कोई फ्रॉड है। वो तो नंबर्स लिखे हैं उसमें क्या, लेकिन व्हेन यू सी दिस अनयूजुअल रिलेशनशिप, पिछले साल से कंपेयर करोगे, बजट के साथ में कंपेयर करोगे, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा का रेशियो निकालने की कोशिश करोगे, तब आपको पता चलेगा अरे बॉस यहाँ तो कुछ डिफरेंट दिख रहा है। व्हाट डू यू से? Yes, sir. इंटरेस्टिंग है। एक बार अपने अपने बुक में कंटेंट पूरा पढ़ो उसको, एनालिटिकल प्रोसीजर का एवरीवन। Juhu and Priyanka, please write this down if you don't have this. Done? अच्छा, एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ेगा आके बाद में आपको, कि एनालिटिकल प्रोसीजर करते कैसे ऐसे वो सिखाएगा तो आपको एटलीस्ट कम से कम 520 520 प्लस। Okay. चैप्टर 5 में जितने भी आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, उसमें हर जगह एनालिटिकल प्रोसीजर का यूज लिखा हुआ है। सो आई से वॉन्ट्स कि आप ना गधा मजदूरी थोड़ा कम करो, डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करते बैठोगे, इससे अच्छा पहले एनालिटिकल प्रोसीजर लगाओ। उससे अनयूजुअल चीजें क्या, रिस्क क्या दिख रहा है वो देखो, और फिर जाके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करो। तो उससे क्या होगा, थोड़ा डोंकी वर्क आपका रिड्यूस हो जाता है। नहीं तो फिर वो डॉक्यूमेंट देख करके अरे बिल वो मैच हो रहा है क्या, डेट मैच हो रहा है क्या, रेट मैच हो रहा है क्या, ऐसा करना पड़ता है। क्या Yes, बोलते हो? sir. नेक्स्ट आता है, लास्ट प्रोसीजर है आपका रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का, ऑब्जर्वेशन एंड इंक्वायरी। गए हो ना क्लाइंट प्लेस पे, ऑब्जर्व करो हाउ देयर बिजनेस ऑपरेशंस आर हैपनिंग, कैसे करते हैं वो अपना बिजनेस ऑपरेशन, वो ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, कंट्रोल्स, मैनुअल्स को इंस्पेक्ट करो कि उसमें क्या लिखा हुआ है। मैनेजमेंट ने कुछ रिपोर्ट्स प्रिपेयर किए होंगे इंटरनल बिजनेस रिलेटेड, उसको इंस्पेक्ट करो उसमें क्या लिखा है। फैक्ट्री प्रीमाइसेस को, प्लांट फैसिलिटीज को ऑब्जर्व करो कि क्या चल रहा है वहां पर। कैन यू डू दैट एटलीस्ट इतना? उससे भी काफी कुछ पता चल जाता है। व्हेन यू ऑब्जर्व थिंग्स आर नॉट हैपनिंग राइट वे, इन अ राइट वे, आपको लगेगा अरे या बॉस यहाँ तो रिस्क है, तुरंत बॉस को कॉल करोगे, सर सर यहाँ पर तो ठीक नहीं दिख रहा है कुछ भी। ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन में सपोर्ट द इंक्वायरीज फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड अदर्स एंड मे ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। ये सेंटेंस को बहुत लाइटली मत लिखना, इसको एज इट इज लिख कर आना। उसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। आपको रिमेंबर, आपने फर्स्ट पॉइंट पे मैनेजमेंट से बहुत सारी इंक्वायरी की थी, प्लस अदर पीपल विद इन द एंटिटी। जब आप उनसे इंक्वायरी कर रहे थे ना, तो दे वर टॉकिंग वेरी हाईली अबाउट द एंटिटी कि नहीं नहीं हमारे यहाँ तो इतना इंटरनल कंट्रोल्स हैं, हम ये मैनुअल फॉलो करते हैं, हम ये एसओपी फॉलो करते हैं। ये उन्होंने ज्ञान दिया है आपको।
अब उस ज्ञान को इवेल्युएट करो इन योर स्टेप, इन योर प्रोसीजर 3 व्हाइल यू आर डूइंग द ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन, कि एक्चुअली ऐसा है या नहीं है। आप समझ रहे हो ना, इंक्वायरी में सामने वाला आपको कुछ जवाब देगा, वो जवाब को आपको इवेल्युएट करना है कि वो रियलिटी में है। डोंट जस्ट एक्सेप्ट, ऐसा वो ब्रह्मा विष्णु महेश का ज्ञान नहीं है कि आप ग्रहण करके आ जाएंगे क्लाइंट प्लेस पे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ऑलवेज इवेल्युएट द रिस्पॉन्स ऑफ मैनेजमेंट प्लीज। ठीक है, हाउ डू यू इवेल्युएट? बाय एक्चुअली इंस्पेक्टिंग द डॉक्यूमेंट्स, बाय ऑब्जर्विंग द क्लाइंट्स ऑपरेशन, हाउ दे आर कंडक्टिंग द बिजनेस, यू नो द नेचर ऑफ वर्क, ये सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, वाउचर्स वगैरह इंस्पेक्ट करके। Yes, ma'am. Done? Are we clear on the risk assessment procedure, guys? Yes, ma'am. ठीक है, अब 315 का एक टॉपिक रह गया है अभी भी, दैट इज बहुत ही बेसिक टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। बहुत इजी टॉपिक है कि अंडरस्टैंड करे कैसे। मैंने आपको रिस्क असेसमेंट प्रोसेस एंड प्रोसीजर पढ़ा दिया है, अंडरस्टैंड कैसे करते हैं एंटिटी को नहीं समझाया है, लेकिन वो बहुत इजी टॉपिक है कि पहले आप इंडस्ट्री समझो, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट समझो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है, इंडियस लगता है, वो समझो, नेचर ऑफ एंटिटी समझो कि एंटिटी का ऑपरेशन क्या है, ओनर्स कौन कौन से हैं, किस टाइप के इन्वेस्टमेंट किए हैं, उनका हायरार्की समझो, राइट। देन उसके बाद में एंटिटी की अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है वो अंडरस्टैंड करो, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजी क्या है वो समझो, एंटिटी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिव्यू करना, लाइक मेजर करो एंड रिव्यू करो। सो इसके अंदर ना मेरा पॉइंट क्या है कि इसके अंदर ना खुद के इनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो आपको याद करके जाना पड़ेगा। ठीक है, कैन यू प्लीज डू दिस होमवर्क एज अ होमवर्क? आप ये टॉपिक करोगे क्या? बहुत इजी है, इसलिए मैं मतलब आई एम गिविंग दिस। अगर वो हार्ड होता था ना तो मैं खुद ही कल क्लास में लेती थी, लेकिन ये बहुत इजी टॉपिक है Yes, ma'am. एंड 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा आपको ये करने के लिए, दैट इज ऑल्सो आई कैन प्रॉमिस। सो वॉट एवर वी हैव स्टडीड सो फार, ऐसे 300, ऐसे 315 का टिल नाउ जो हमने पढ़ा है वो आप टॉपिक कवर करोगे, ताकि कल मैं ऐसे 320, 330 एंड इंटरनल कंट्रोल्स ले पाऊं। कल पूरा 3 घंटा अपने को ये टॉपिक में लगने ही वाला है। 320 के लिए कम से कम 1 घंटा चाहिए, 330 के लिए मुझे 15-20 मिनट चाहिए, लेकिन इंटरनल कंट्रोल्स के लिए मुझे मोर देन 1 आवर लगेगा कल। डन? एंड दैट्स वेयर एटलीस्ट 10 मार्क्स का हम अच्छा कवरेज कर लेंगे फ्रॉम दीज टॉपिक्स टुमारो। गाइस, क्लास ठीक चल रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Is there anything that you want me to change from the class? Ma'am, like you like आप अभी वॉइस रिकॉर्डिंग्स नहीं दे पाओगे, हाँ। राइट? तो लाइक आप जब भी रिवीजन कर रहे हो तो आप स्टार्टिंग में लाइक एक फ्लो में बोलो तो हम लोग खुद वॉइस रिकॉर्ड कर ले, तो लाइक दैट इज आल्सो। नहीं, वॉइस रिकॉर्ड मत करो। मैं जो रिवीजन वाले 1 शॉट वीडियोस रहेंगे ना, आई विल रिकॉर्ड इट माई सेल्फ एंड आई विल सेव इट इन योर फोल्डर। ठीक है, Okay. व्हेन आई कम टुमारो, आज मैंने क्यों नहीं किया था? 300 अपना कंप्लीट नहीं हुआ था, अपने 2 इसमें किया है, कल अभी 300 कंप्लीट हो गया, आप रिवाइज करके आ जाओ एक बार आज घर पे, फिर 315 जितना भी तक पढ़ा है वो कर लो। जैसे कल मैं क्लास में आऊंगी, 300 जो भी अपन ने पढ़ा है, अपन स्टार्टिंग में 10 मिनट्स लेंगे, पूरा 1 शॉट में रिकॉर्ड कर लेंगे उसका रिवीजन। आप भी फटाफट पेज पलटा करके मैच कर लेना, आपने ऑलरेडी आज शाम को रिवाइज किया होगा। फिर 315 जैसे कंप्लीट होगा, 1 शॉट में पूरा रिवाइज कर लेंगे उसको। सो क्लास में ही मैं कर दूंगी, अदर से वॉइस नोट नहीं देती हूँ, तो उससे क्या होगा, मल्टीपल टाइम आपका रिकॉलिंग हो जाएगा। देन आई एक्चुअली एड्रेस दिस इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, मैंने बोला भी था तभी कि आई विल डू इट इन द क्लास। Yes. डन? Yes. एनीथिंग एल्स गाइस? No, ma'am. आर यू कंफर्टेबल इन द क्लास सो फार? मेरे साथ ट्यून अप हो चुके हो विद द पेस दैट आई टीच? डज Yes. इट बहुत फास्ट चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है, ऐसा कुछ है आपका एडवाइसेस में? सी, आपका सुनना बहुत जरूरी, क्योंकि आपकी पेपर है, मेरी पेपर नहीं है। सो दिस इज नॉट माई एग्जाम की हाउ वेल मधु कैन टीच। The exam is ki how well you can present in the paper. So what you feel is more important to me, right? So be very frank in whatever thing you feel कि भाई आप बोल नहीं पा रहे हो क्लास में, मैं आपको importance नहीं दे रही हूँ, मैं आपको मौका नहीं दे रही हूँ, I'm not giving attention, I have not even taken your name in the class first. You have to highlight so that I can improve on those aspects. बाकी पढ़ाई आप कर रहे हो अच्छे से, एंड आई हैव दिस कॉन्फिडेंस कि आप बहुत अच्छा ही स्कोर करोगे ऑडिट में। जस्ट कीप गोइंग गाइस, ठीक है? सी यू टुमारो एट 10 o'clock sharp. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Bye, ma'am. Ma'am.